इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी फैमिली में सब लोग इकट्ठे रहते हैं, जिसमें मेरे 2 चचा जान भी शामिल हैं और हमारा खानदान मालियाती लिहाज से भी काफी अच्छा है। मेरे दोनों चचा जॉब होल्डर हैं और मेरा बाप भी नेशनल सिक्योरिटी में ऑफिसर है। मेरी 3 फूफो हैं, जिनमें एक हमारे घर के साथ रहती हैं, जबकि बाकी 2 दूर रहती हैं। जो फूफो हमारे करीब रहती हैं, उसके 2 बेटे हैं, जिनमें एक मेरा हम उम्र है। मेरे 2 भाई हैं, जो कि मुझसे बहुत छोटे हैं, 13 से 15 साल मुझसे छोटे हैं। हमारे घर में और कोई बच्चा नहीं था, इसलिए हम सब हस्बे जरूरत के वक्त अपनी फुप्पो के बेटे को बुलाते थे। वो बहुत ही शरीफ और सीधा साधा था। मुझको जब भी उसकी जरूरत पड़ती, मैं उसे बुलाती तो वो उसी वक्त हाजिर हो जाता था। फिर चाहे शदीद गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त मुझे उसकी जरूरत पड़ी या यख सर्दी में, जिस वक्त भी हमने उसे बुलाया वो हाजिर हो जाता और हमारे जरूरत के काम कर देता। क्योंकि हमारे घर में कोई भी बड़ा बच्चा नहीं था। मेरे चचा और मेरे अब्बू जॉब होल्डर हैं। मेरे अब्बू साल में 2 मर्तबा ही घर आते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और मुझे लगने लगा कि मेरी फूफो का बेटा मुझे पसंद करने लगा है और वो मुझे प्यार करता है, लेकिन यही बात उसने मुझे बताई नहीं। खैर, मुझे भी उससे कोई सरोकार या फर्क नहीं पड़ा। मेरी 3 खालम भी हैं, जिनमें एक कराची, दूसरी लाहौर और तीसरी भावलपुर में रहती थी। जब मेरी उम्र 20 साल हुई तो मेरी कराची वाली खाला की बेटी की शादी थी, जिसकी शादी में मैं, मेरी माँ और मेरी फूफो का बेटा साथ गए थे। मेरे कजन का वहाँ चचा रहता था, वो उसके घर चला गया और हम लोग खाला के घर। इस शादी के दौरान मुझे मेरी खाला के बेटे से प्यार हो गया। वो मुझसे कोई 1-1.5 साल बड़ा था और फैशनेबल भी था। मुझे उसकी अदाएं अच्छी लगने लगी और शादी के दिनों में मुझे उससे प्यार हो गया। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती थी। शादी से वापसी पर मैंने अपनी खाला के बेटे से, जिससे मुझे प्यार हुआ था, उसका जाती मोबाइल नंबर भी ले लिया था और घर आकर भी मुझे पहले से भी ज्यादा उसकी याद आने लगी और मैं उससे फोन पर भी बात करती थी। 2 से 3 घंटे तक हम एक दूसरे से बातें करते रहते और दूसरी तरफ मेरी फूफो का बेटा जिस वक्त जरूरत होती वो मैसर हो जाता। मेरी नजर में उसकी कीमत एक टिश्यू पेपर जैसी थी कि जब उसका इस्तेमाल हो गया तो फेंक दिया। मेरी खाला के बेटे ने मुझसे तस्वीरों की मांग की। चूँकि मेरे पास छोटा मोबाइल था और मेरी फूफो के बेटे के पास स्मार्टफोन था, इसलिए मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ देर के लिए अपना मोबाइल दे दो, मैं अपनी कजन से वीडियो कॉल करनी है और उसको तस्वीरें भी भेजनी हैं। उसने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। मैं फिर अपनी खाला के बेटे को अपनी तस्वीरें भेजी, जिनमें से कुछ किस टाइप की थी मैं वो तस्वीरें व्हाट्सएप पर डिलीट नहीं कर सकी थी, जिस वजह से मेरी फूफो का बेटा अपना फोन ले गया। 2-3 दिनों के बाद मेरी फूफो के बेटे ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो 1 मिनट में आ जाता था, अब वो घंटे लगाने लगा और कुछ दिनों के बाद तो उसने हमारे घर भी आना छोड़ दिया। मुझे महसूस हो गया था कि उसने मेरी तस्वीरें देख ली होंगी। मैंने भी फिर सोचा, जब मैं उससे प्यार ही नहीं करती तो मैं क्यों और किस बात की फिक्र करूं। और कुछ दिनों के बाद उसकी भी नौकरी लग गई, जिसके बाद वो मुल्तान में शिफ्ट हो गया और अब तो मुझे उसकी जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि मुझे बाहर से चीजें कोई भी नहीं खरीद कर देता था। 2 साल के बाद जब मेरी उम्र 22 साल हुई तो मेरे बाप ने मेरी शादी उसी के साथ करने का कहा, जो कि मैंने मुखालफत की और मैंने कहा कि मैं अपनी खाला के बेटे के साथ शादी करना चाहती हूँ। और मेरी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी मेरी मुखालफत की और कहा कि तुम्हारी शादी तुम्हारी फूफो के बेटे के साथ ही होगी। मेरे ना चाहते हुए भी मेरी शादी मेरे फूफो के बेटे के साथ तय कर दी गई और मेरे माँ बाप को भी पता चल चुका था कि मैं अपनी खाला के बेटे को पसंद करती हूँ। मेरे बाप ने कहा, मैंने अपनी बहन को वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से ही करूँगा। अगर तुम अपनी खाला के बेटे के साथ शादी करना चाहती हो तो तुम मुझे मार डालो और मेरे मरने के बाद जिससे भी चाहना शादी कर लेना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मुझे जिस पर एतमाद है मैं तुम्हें उसी के हवाले ही कर सकता हूँ, जो सही मायनों में तुम्हारा हम सफर हो, तुम्हारा ख्याल रखे। मैं रोने लगी और कहा, अब्बू जान,
मुझे माफ कर दो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अगले एक हफ्ते के बाद हमारी शादी थी, क्योंकि मेरा बाप पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर था और उसकी छुट्टियां भी कम रह गई थी। मैंने अपनी खाला के बेटे से बात की तो उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी फुप्पो के बेटे को मार दूंगा और फिर हमारी शादी होगी। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम उसे कत्ल करोगे और फिर पकड़े जाओगे और सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे, ना मैं उसकी हो सकूंगी और ना ही तुम्हारी, और मेरा बाप तुम्हें यकीनी तौर पर नहीं छोड़ेगा। उसे कहा तो और मैं क्या करूं? एक रास्ता है, तुम मेरे साथ भागकर शादी कर लो। मैंने कहा हरगिज नहीं, भागी हुई लड़की की कीमत किसी वहशिया से कम नहीं होती और मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, मैं ये काम नहीं कर सकती। हमारे दरमियान शादी से पहले फोन पर रोजाना काफी बहस होती थी। वो कहता मेरे साथ भाग चलो, ये शादी ना करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जो किस्मत में लिखा था वही होना था। दूसरी तरफ मेरी फूफो का बेटा, जो ये नहीं जानता था कि मैं उससे प्यार नहीं करती बल्कि किसी और से करती हूँ, तो वो शादी से बहुत खुश था, क्योंकि उसकी शादी तो एक ऐसी लड़की यानी मुझसे हो रही थी जिससे वो प्यार करता था, और मुझे अपनी फूफो के बेटे के साथ शिद्दत से नफरत हो गई थी कि जिसे मैं देखना पसंद नहीं करती उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी। खैर हमारी शादी होने लगी। मेरी फैमिली और मेरी फूफो की फैमिली वालों ने शादी की बहुत अच्छी तैयारियां और काफी धूमधाम से हमारी शादी हुई, जिससे मुझे बेहद दुख हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी नहीं हो सकी। जो वादे मैंने अपनी खाला के बेटे के साथ किए वो मैं पूरे नहीं कर सकी, और मेरी शादी पर मेरी खाला का बेटा जिससे मुझे प्यार था वो नहीं आया था, जिसका मुझे उसी से मालूम हुआ कि मेरे अब्बू ने उसको मेरी शादी में आने से सख्ती से मना किया था। रात को हमारी पहली रात थी। पहले से ही मैं दुखी थी और अब उस शख्स का सामना जिसे मैं पसंद भी नहीं करती थी, मेरी फूफो का बेटा, अब वो मेरा शौहर था। वो कमरे में आया, मुझे सलाम किया, जिसका मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे पास बैठ गया, मुझे शादी का तोहफा दिया जो कि एक डब्बा था, जो कि मैंने उसे दूर फेंक दिया, जो पलंग से नीचे जा गिरा, जिसका बाद में मुझे पता चला कि वो स्मार्टफोन था। तो मेरे शौहर ने कहा क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? जिसका मैंने जवाब दिया ना ही मुझे आपकी जरूरत है और ना ही आपके किसी तोहफे की। उसके बाद उसने मुझे हक मेहर दी जो मैंने दूर फेंक दी। मैंने कहा मुझे नफरत है तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार होगा लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं किसी और से शादी करना चाहती थी और मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं, और अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया या मेरे साथ कुछ करने की भी कोशिश की तो मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अगर तुमने मुझसे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं खुद को मार दूंगी। ये हमारी पहली रात थी और मेरा रवैया अपने शौहर के साथ निहायत ही बदतमीज था। मेरी उसे ना डरने की वजह ये थी कि मेरा शौहर दरमियाने तबके का था, जबकि मैं हाई क्लास की थी और माली लिहाज से भी उससे ताकतवर थी। मैंने वाज़े अल्फाज में अपने शौहर को कहा कि मैं अपना जिस्म तुम्हारे सुपर्द नहीं कर सकती, अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती भी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे शौहर ने कहा तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँगा? और वो थोड़ा मेरे करीब आ गया और बोला वो तुम्हारा माजी था, तुम उसे प्यार करती थी लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी, तुम अभी तक पाक दामन हो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं, मुझे भी तो तुमसे प्यार हो गया था, दिल पर किसी का भी जोर नहीं चलता, कब किस पर आ जाए, तुम मेरी बीवी हो, निकाह के बाद अब तुम मेरे लिए हलाल हो, मैं तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हूँ, अब तुम्हें भी उसको भूलना होगा, अब तुम मेरी बीवी हो। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं मुझे बीवी कहने की, मैंने अगर तुमसे शादी की है तो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर, और तुम्हारे साथ शादी महज एक दिखावा है, मैं अपने खानदान के हाथों मजबूर होकर ब्याही गई हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इस बात का इनकार भी नहीं कर सकती कि तुम मेरी बीवी हो। हमारे दरमियान काफी देर तक बहस रही। मैंने कहा मेरी तुमसे शादी महज मेरी मजबूरी है और तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं किसी जानवर से शादी कर लेती, तुम्हारे साथ नहीं, और अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो और मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे छोड़ दो।
मेरी बात सुनकर वो मुझसे थोड़ा दूर हो गया और कहने लगा, ठीक है, जो तुमने कहा मैंने सुन लिया। मेरी एक बात सुन लो और इस बात को सारी जिंदगी याद रखना। मैंने कहा, बोलो। अब तो वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, गुस्से की हालत में जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए, कभी भी सख्त जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ देर बाद आपका गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन आपके कहे गए अल्फाज अगले इंसान को कितनी अज़ियत देंगे, उसे कब तक याद रहेंगे, आप सोच भी नहीं सकती। और उसने मजीद कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसके बाद उसने अलमारी से अपना कंबल निकाला और सोफे पर जाकर अलग सो गया। फिर रात को कब मुझे भी नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो वो कमरे में नहीं था। मैं भी जल्दी से उठ गई और उसका तोहफा जो उसने दिया था वो नीचे पड़ा था और हक मेहर की रकम जो कि 50,000 रुपए थी, मैंने दोनों को पलंग की दराज में रख दिया, जेवर उतारे और वॉशरूम में चली गई और फिर बाद में अपने कमरे में आकर बैठ गई। इतने में बाकी रिश्तेदार भी आ गए। मेरे शोहर की खाला और फुप्पो थी। मैंने उन्हीं के साथ ही अपने ससुराल में पहला नाश्ता किया और थोड़ी देर बाद मेरी सहेलियां भी आ गई और सब बारी बारी पूछने लगी, कैसी थी तुम्हारी पहली रात और शोहर ने क्या तोहफा दिया, वगैरह वगैरह। मैंने सबका हस्बे मामूल जवाब दिया, बस ठीक थी। चूँकि हमारा घर एक दूसरे के करीब था, इसलिए रुखसती से पहले ही वलीमा हो गया था। उसके बाद शादी की बाकी रसूमात अदा की गई। शादी की दूसरी रात थी। शोहर कमरे में आया, मैं कमरे में लेटी हुई थी तो वो मेरे पास ही सो गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने कहा, तुम्हारी जगह वहाँ सोफे पर है। तो उसने कहा, यहाँ सोने में क्या हर्ज है। मैंने कहा, ठीक है, तुम यहाँ ही सो, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बाप ने दिया है ना तुम्हें, सो जाओ, मैं खुद ही सोफे पर सोता हूँ। तीसरे दिन मैंने मौका पाकर अपनी खाला के बेटे को फोन किया तो वो रोने लगा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ रहने का वादा करके किसी और के साथ ही अब अपनी रातें गुजारोगी। मैंने उसे समझाया कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और देखना हम दोनों बहुत ही जल्द एक हो जाएंगे। ये शादी ज्यादा देर नहीं रहेगी। अगले एक हफ्ते तक मेरा शौहर मुसलसल मुझे पाने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने इसको करीब नहीं आने दिया। शादी के 10 दिन बाद मेरा बाप चला गया, जिसका मुझे डर था, और मेरे शौहर के भी सारे रिश्तेदार चले गए थे। शादी के 2 हफ्तों बाद मेरा शौहर भी मुझसे नाराज होकर मुल्तान चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरा ससुर, मैं और मेरे शौहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज्यादा बड़ी भी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। एक रात मैं कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरे शौहर ने मुझे तोहफा दिया था और पैसे भी। मैंने पलंग की दराज खोली तो वो तोहफा और मेरी हक मेहर की रकम जो 50,000 थी पड़ी हुई थी। मैंने तोहफा खोला तो उसमें स्मार्टफोन था, जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई, क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की जरूरत थी और रकम भी मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी थी। और मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि शादी के मौका पर जो मुझे पैसे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए थे। और अब मैं अपनी खाला के बेटे से, जिसे मैं प्यार करती थी, रोजाना बात करती थी। वो भी सुबह सबसे पहले उसी से बात करती, दोपहर का और रात को सोते वक्त तक उससे बात करती। कुछ दिनों बाद उसने कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा, बोलो कितने चाहिए। तो उसने कहा 20,000। मैंने अपनी हक मेहर की रकम में से 40,000 उसे भेज दिए और कहा, जरूरत नहीं मुझे, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेरा शौहर 10 दिनों बाद सिर्फ 2 दिनों के लिए घर आता था, लेकिन मेरा उसके साथ रवैया नहीं बदला था और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि उसने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। हर महीने 15,000 रुपए देता और जूते, कपड़े, मेकअप तक का सामान मेरे लिए लेकर आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे, जिसकी मैं कदर नहीं करती थी। किसी दोस्त को उठाकर दे देती तो कभी किसी और को। मैं घर में बोर हो रही थी तो एक दोस्त से उसका हाल पूछा तो उसने मुझे कहा, अगर पढ़ाई शुरू कर दो अच्छा टाइम गुजरेगा। अभी तक मेरी तालीम मैट्रिक थी। मैंने अपनी सास को कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शौहर पर दबाव डाला तो वो मान गया और उसने अपनी माँ को भी राजी कर लिया और उसने मेरा दाखिला पंजाब कॉलेज में करवा दिया, जो कि हमारे घर से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर था और बस हमें रोजाना लेने आती थी। और मैंने FSC से अपनी आगे तालीम का आगाज किया, लेकिन मेरा अपने शौहर से रवैया तब्दील नहीं हुआ।
जब भी कभी वो मुझे फोन करता तो मैं उससे रूखे दिल से बात करती और कहती जो बोलना है बोलो वरना फोन बंद कर दो। हफ्ता के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही लेकर कॉलेज से आता था। कॉलेज में भी मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन वो मेरी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में नहीं जानती थी। और जब भी वो मुझे लेने आता था वो मुझसे कहती तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, और किस्मत वालों को ही ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती हाँ बस ठीक है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मैंने उससे कभी प्यार से बात तक नहीं की थी। खैर उसने भी कभी मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। हमारी शादी को 4 महीने हुए थे कि मेरी दूसरी फूफो की बेटी की शादी तय हो गई, जो कि बहावलपुर शहर में रहती है। मेरे शोहर के भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शोहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शोहर और उसकी खाला का बेटा एक अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शोहर ने मुझसे फोन पर पूछा कि शादी पर जाओगी, पर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। उसके बाद मेरी खाला का बेटा जिसे मैं प्यार करती थी उसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है, क्योंकि उसकी माँ और मेरी फूफो आपस में कजन थी। तो मैंने कहा पहले तो नहीं आ रही थी, अब आऊंगी। उसने कहा मैं मुंतजिर रहूंगा आपका। तो मैंने भी कहा मैं भी। मैंने फिर रात को शोहर को फोन किया और कहा मैं भी शादी पर चलूंगी। शादी पर मेरी सास, मैं और मेरा शोहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी। मैं उससे एक कमरे में मिली, हमने एक दूसरे को गले लगाया। अब हम एक दूसरे के सामने रहते थे, जबकि मेरा शौहर अपनी कजन जो कि उसका दोस्त भी था उसी के साथ मसरूफ रहता था। मेरी खाला के बेटे जिसे मैं प्यार करती थी अब रोज मुझसे मिलता और हम अक्सर छत पर अकेले मिलते। मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एक दफा हम छत पर एक साथ बातें कर रहे थे, उसने मुझे एक अंगूठी तोहफा दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई और वो मुझे गलत तरीके से छू भी रहा था और वो बातें भी कर रहा था। उसने कहा जो हम शादी के बाद कर सकते हैं वो शादी से पहले क्यों नहीं? तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो वो मुझे जबरदस्ती अपने करीब करके इधर उधर छूने लगा, जिसकी मैंने मुज़ाहमत भी की और मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आया। कुछ देर तक तो मैं मुज़ाहमत करती रही, खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मैंने भी खुद को उसके सुपर्द कर दिया। अभी कोई 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा शौहर वहाँ आ गया और उसने मुझे उसके साथ देख लिया। मेरे शौहर ने मुझे मेरे कजन के साथ रात के वक्त तन्हा छत पर देख लिया था। मेरा शौहर मेरे पास आया, इससे पहले मैं उसे कुछ कहती उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और दूसरा भी मारने लगा था कि उसके और मेरे दरमियान मेरी खाला का बेटा मेरा कजन आ गया और उसे रोक दिया और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? मेरे शौहर ने कहा बीवी है ये मेरे आगे से हट जाओ वरना तेरा वो हासिल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। मेरे कजन ने कहा मैं प्यार करता हूँ इससे और उसने मेरे शौहर का गिरबान पकड़ लिया। मेरा शौहर जिस्मानी लिहाज से मेरे कजन से ताकतवर था। मेरे शौहर ने उसे मुंह पर एक किक मारी तो उसके मुंह से खून बहने लगा। मैं अपने शौहर के आगे आ गई और उसे कहने लगी तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्यों मार रहे हो इसे? मेरे ये अल्फाज कहने की देर थी कि मेरे शौहर ने मुझे एक और जोरदार थप्पड़ मारा तो मैं नीचे गिर पड़ी और फिर उसने मुझे बाजुओं से पकड़ा और नीचे चलने लगा। नीचे चलने से पहले उसने मेरे कजन से कहा तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। हम नीचे अपने कमरे में आ गए तो मेरे शौहर ने कहा तुम्हारे साथ जो करना है वो तो घर जाकर करूंगा, यहाँ नहीं। हम 3 दिन बाद वापस लौटने वाले थे, लेकिन सुबह मेरे शौहर ने कहा कि हम आज ही वापस लौट रहे हैं। उसने किसी की भी नहीं सुनी और हम उसी दिन ही अपने घर वापस लौट आए। घर आकर रात को हमारे दरमियान काफी बहस हुई। कुछ उसने मुझे बोला तो बहुत कुछ मैंने उसे बोला। आखिर में जो मैं चाहती थी मैंने उसे बोला कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो उसने कहा मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं अदालत में चली जाऊंगी और खुला कर लूंगी। कुछ देर वो खामोश रहा। इसके बाद जो उसने कहा तो आगे से मेरा मुंह बंद हो गया। उसने मुझे कहा मुझे भी तुम्हारे साथ सारी जिंदगी नहीं रहना, मुझे भी खुश रहने का हक है। मैंने इतना तुमसे प्यार किया कि तुम्हें तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें तलाक चाहिए ना तो जाओ अपने बाप से पूछ कर आओ कि मैं तलाक लेकर आ रही हूँ। तुम्हें तलाक देने के बाद तुम्हारे बाप ने या तुम्हारी फैमिली ने
मुझे कुछ कहा या मुझसे तलाक की वजाहत तलब की तो मैं इनको फिर सब सच बता दूंगा। तुम्हें अगर तलाक चाहिए मुझसे तो मुझे एक बात की गारंटी देनी होगी कि तुम्हारे खानदान की तरफ से मुझ पर कोई सवाल नहीं दागा जाएगा। मुझे पता था जो सलूक मैंने अपने शोहर के साथ किया है या जो कर रही हूँ, अगर मेरी फैमिली वालों को पता चल गया तो मेरा बाप पक्का मुझे तो नहीं छोड़ेगा। 2 दिनों बाद मेरा शोहर वापस मुल्तान चला गया, जबकि दूसरी तरफ मेरे कजन का गुस्सा अरूज पर था। उसने कहा, तेरे शोहर को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अब उसे मैं जान से मार डालूंगा। मैंने उसे कहा कि मैं अपने शोहर को मारना नहीं चाहती। मेरा कजन जो कि बहुत गुस्से में था मेरे शोहर को गालियां भी निकालता रहा और कहता रहा कि उसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा, जबकि मेरा शोहर उसने मुझे तो किया, कभी मैंने उसके मुंह से गाली तक नहीं सुनी। मेरा शोहर गुस्से की हालत में भी तमीज का दायरा नहीं छोड़ता। औरत की इज्जत करना उसे अच्छी तरह से आता था। इसके बाद मेरे कजन ने मेरे शोहर के साथ फोन पर राब्ता करना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी माँ के साथ कराची नहीं गया था, जबकि वो अपने बड़े भाई के साथ लोधरा शहर में रहने लगा। उनके पास 2 घर थे, एक लोधरा में और दूसरा कराची में। और मेरे शोहर और मेरे कजन के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे। इसी इसना में मेरा शोहर मुझसे दूर होता गया। जो हफ्ता 10 दिन बाद घर आता था, अब वो कई हफ्तों बाद आता और मोबाइल पर जो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा बात करता था, अब कई दिनों बाद तक फोन करता। और दूसरी तरफ मेरा कजन, उसका मुझसे रवैया खराब होने लगा और वो मुझसे अजीब बातें करने लगा और मुझसे जिस्म की मुसलसल मांग कर रहा था, जो कि इस बार मैंने सख्ती से मना कर दिया। अब मुझे अपने कजन से फोन पर बात करने का भी दिल नहीं करता था और मुसलसल मुझे धमकियां देता रहा कि तुम्हारे शोहर से बदला लेना है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे समझाती रही कि मुझे उसे मारना नहीं है, क्योंकि उसने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। जब वो नहीं माना तो मैंने फिर उससे कहा कि अगर तुमने मेरे शोहर को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुझे पक्का नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करके तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मेरे कजन ने कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे अपने शोहर की खातिर, देखो अब मैं क्या करता हूँ उसके साथ। और उसने फोन काट दिया। लेकिन मुझे डर था कहीं वो मेरे शोहर के साथ कुछ कर ना दे। मैंने दूसरे दिन शोहर को फोन किया और उसे कहा कि मेरे कजन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे शोहर से बदला लूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम प्लीज उसे मत मिलना। मेरा शोहर हंसने लगा और कहा, तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी है, तुम भी तो यही चाहती हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसने मेरी बात नहीं सुनी और मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद मेरे कजन ने मेरे शोहर को अकेले एक वीरानी जगह मिलने के लिए बुलाया। मैं नहीं जानती उसने मेरे शोहर को क्या कहकर बुलाया और मेरा शोहर अकेले उससे मिलने चला गया, जबकि मेरा कजन अपने किसी दोस्त को भी अपने साथ लाया था, जिसका मुझे बाद में पता चला था। मेरे शोहर और मेरे कजन के दरमियान क्या बातें हुई मैं नहीं जानती, लेकिन उसी मुलाकात में ही मेरे शोहर और मेरे कजन की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मेरे कजन का बाजू टूट गया, जबकि मेरे कजन की तरफ से मेरे शोहर पर गोली चला दी गई, जिससे मेरा शोहर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। मेरे शोहर को गोली लगी थी और मेरा कजन और उसका दोस्त वहाँ से भाग गए थे। मुझे इस बात का पता मुझे मेरे कॉलेज की एक क्लास फेलो से पता चला, जिसने मेरे शोहर को अपने भाई की मदद से अस्पताल पहुँचाया और मुझे फोन करके बताया, क्योंकि मैं कुछ दिनों से कॉलेज भी नहीं जा रही थी। जब मुझे उसने फोन करके बताया तो मैं बहुत डर गई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मैं शोहर से अलहदगी चाहती थी, लेकिन उसके बदले उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने जल्दी में अपनी दूसरी फुप्पो के बेटे को, जो कि मेरे शोहर का दोस्त भी था, फोन किया तो उसने कहा, मुझे पता लग चुका है और मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना अभी। और वो मेरे शोहर को मुल्तान में किसी निजी अस्पताल में ले गया। मैं बार बार उसे फोन करके पूछ रही थी। मेरे फुप्पो के बेटे ने कहा, अस्पताल ले आया हूँ, रात को ऑपरेशन होगा उसका, लेकिन जिंदा है अभी तक, बस दुआ करो। उस वक्त मैंने अपने शोहर की जिंदगी की दुआ की। मेरी फिर सुबह के वक्त फुप्पो के बेटे से बात हुई। उसने कहा कि रात को ऑपरेशन हो गया था, लेकिन अभी तक होश नहीं आया उसे। मैंने उसे अस्पताल का पता पूछा और कॉलेज के बहाने अकेली मुल्तान रवाना हो गई। मैं कोई 10 बजे तक अस्पताल जा पहुंची। जब मैं पहुंची तो मेरे शोहर को होश नहीं आया था और मेरे शोहर के साथ उसका कोई और दोस्त भी था, जो फिर कुछ लम्हे के लिए बाहर चला गया। मेरी फूफो का बेटा मुझ पर गुस्सा करने लगा और कहा, तुझे किसने यहाँ आने के लिए कहा? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं चुप रही, उसकी किसी भी बात का जवाब मैंने नहीं दिया। कोई 1-1.5 घंटे बाद मेरे शोहर को होश आया। उसकी हालत बहुत खराब भी थी। मैं उसकी हालत देखकर रो रही थी।
اس نے مجھے کہا تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا میرے ماں باپ کو پتا ہے اس بات کا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے پھر مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات میرے ماں باپ کو پتہ نہیں لگنی چاہیے، وہ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اگر مر جاؤں تو بتا دینا، لیکن جب تک زندہ ہوں تب تک انہیں اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے اور میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، تم مہربانی کر کے اپنا منہ بند رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کچھ دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ اس نے پھر مجھے گھر واپس جانے کا بولا تو میں نے اسے کہا اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کہا تجھے کب سے میری فکر ہونے لگی، تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا کہ میں جلدی اس دنیا سے چلا جاؤں اور تمہیں آزادی ملے، اور ویسے پلان تم دونوں کا اچھا تھا، لیکن قسمت میری کہ میں بچ گیا۔ میں رونے لگی اور کہا میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، میں تم سے علیحدگی ضرور چاہتی تھی، لیکن بدلے میں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں نے واپسی سے پہلے اپنی پھپھو کے بیٹے سے کہا کہ وہ میرے شوہر کا خیال رکھے، تو اس نے کہا کہ یہ میرا کزن ہی نہیں بلکہ میرا دوست بھی ہے، اور میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک یہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک میں اس کے ساتھ ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ جبکہ وہ میرے شوہر کی ہدایت پر مجھے ملتان سے گھر تک چھوڑ گیا تھا، اور اسی رات کو میری خالہ کے بیٹے کا بھی فون آیا، تو میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا کہ تمہیں روکا تھا کہ اسے کچھ بھی مت کرنا، تو اس نے کہا شکر کرو کہ وہ بچ گیا ہے، جس کے بعد میری اس سے کافی بحث ہو گئی، جو کہ بعد میں ہمارے درمیان اختلافات کا بھی سبب بنی۔ میں ہر تیسرے دن شوہر سے ملنے ملتان جاتی، جبکہ میرا شوہر مجھے کہتا مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم یہاں نہیں آیا کرو، اور ملتان سے واپسی پر مجھے میری پھپھو کا بیٹا گھر تک چھوڑ جاتا، اور دوسری طرف میرے کزن کے ساتھ میرے اختلافات بڑھنے لگے، جو صبح شام میں اس کو فون کرتی تھی، اب میرا دل بھی اسے فون تو کیا اسے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور یہی خواہش تھی کہ جلدی سے میرا شوہر ٹھیک ہو جائے اور گھر آ جائے، اور میرا دل کرتا کہ میں اب اپنے شوہر سے ہر وقت باتیں کرتے رہوں۔ میرا دل میرے کزن سے بھر گیا تھا کیونکہ اس کا رویہ بہت خراب ہو گیا تھا، جو کہ گالیاں دیتا اور مجھ سے بہت ہی گندی باتیں کرتا، جو مجھے سخت ناپسند تھی، اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل صحیح تھا، جو بھی میرا ہمسفر میرے باپ نے میرے لیے چنا وہ واقعی میرے قابل ہے، اور میرے باپ نے مجھے میری پسند کا لڑکا نہ دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، جو کہ میں اپنے باپ سے کچھ ناراض تھی، اب اسی باپ کے فیصلے سے بھی خوش تھی۔ اور ایک دن میں نے اپنے کزن سے بھی کہہ دیا کہ اب یہ بات تمہیں قبول کر لینی ہوگی کہ میں کسی اور کی بیوی ہوں، اب میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میں تم سے پیار کرتی تھی لیکن تمہیں میرا جسم چاہیے تھا، میں نہیں، جبکہ اس نے مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بات بھی نہیں کی، اور تم نے تو ہر حد پار کر دی، اور اب میں اپنے شوہر کو قبول کرنے جا رہی ہوں، اور جو اس کا حق ہے مجھ پر وہ اسے دینے جا رہی ہوں، اور تم مجھے بھول جاؤ اور مجھے کبھی دوبارہ فون مت کرنا، اور میری دعا ہے کہ تمہیں مجھ سے اچھی لڑکی ملے۔ تو اس نے کہا تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ جب میں نے مسلسل اس کی باتوں کا انکار کیا تو اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور مجھے کہنے لگا اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میرے پاس تمہاری ساری فون کال کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور تمہاری تصویریں تمہاری فیملی اور تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ میں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے جواب دیا اگر تمہاری خاطر تمہارے شوہر کو گولی مار سکتا ہوں تو سوچو یہ ریکارڈنگ اور تصویریں تمہارے باپ کو بھیجنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے میری بات نہیں سنی تو میں نے اپنی شکست قبول کر لی اور اسے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے کوئی تعلق نہیں بناؤں گی، کیونکہ اگر وہ سب میرے باپ کو بھیج دیتا تو میرا باپ پکا مجھے جان سے مار ڈالتا۔ ایک دو ہفتوں تک میرا شوہر کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ گھر آیا، لیکن کسی کو بھی پتا نہیں تھا، وہ بالکل نارمل رہتا، بس زیادہ باہر نہیں جاتا، زیادہ تر گھر میں رہتا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا اگر تم مجھے اپنانا نہیں چاہتی تو پھر مجھ سے طلاق لو اور اپنے گھر چلی جاؤ، اس سے تمہیں آزادی مل جائے گی اور بعد میں جس سے چاہنا شادی کر لینا۔ میں قصوروار تھی مگر ان دنوں میں اپنے شوہر کا سامنا نہیں کر سکی اور اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک ہفتے بعد میرا شوہر واپس چلا گیا۔ اب میرا کزن مجھے بہت بلیک میل کرنے لگا اور مجھ سے 20,000 مانگے اور کہا اگر تم نے نہیں دیے تو یہ ثبوت تمہارے باپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسے 20,000 بھیج دیے اور اس سے سارے ثبوت مانگے، جس کے جواب میں اس نے کہا یہ ثبوت نہیں تمہاری گردن ہے جسے جب چاہوں مروڑ سکتا ہوں۔ اب تک میں بھی اسے تنگ آ چکی تھی اور کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہی تھی جس سے مجھے اپنے کزن سے چھٹکارا مل جائے اور ثبوت بھی میرے پاس آ جائے۔
मेरा कजन मुसलसल मुझे तंग भी कर रहा था और साथ साथ ब्लैक मेलिंग पर भी उतर आया था और मुझसे अपनी हविस भी बुझाना चाहता था। मैं तंग आ चुकी थी उससे। अब तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसको मैं नहीं, मेरा बस जिस्म चाहिए और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ मेरा शौहर था जिसने मेरी इतनी इज्जत की जितनी कोई अपनी माँ की भी नहीं करता। मेरे शौहर के साथ मेरी नफरत कब मोहब्बत में तब्दील होती गई ये तो मुझे अब पता लग रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे कजन ने मुझसे 50,000 की मांग की और कहा कि मुझे बाइक लेनी है, मुझे 50,000 दो। मैंने जब मना किया तो उसी धमकी पर उतर आया कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। तुम मुझे भी नहीं जानते, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। खैर मेरी दुखती रग उसके हाथ में थी, मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि पैसे अभी मेरे पास नहीं, मुझे 5 दिन का वक्त दो, तुम्हें पैसे भेज दूंगी। उसने कहा सिर्फ 5 दिन, वरना 6 दिन सब तुम्हारे बाप को भेज दूंगा। अब मुझे मेरे कजन से छुटकारा पाना था और उसे सबक भी सिखाना था। सोचते सोचते मेरी एक रात गुजर गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान FIA सिक्योरिटी ही उसका हल है, वही मुझे बचा सकते हैं। मैं FIA साइबर क्राइम वालों से राब्ता किया और उन्हें सब कुछ बताया और शर्त रखी कि मेरा मुकम्मल पर्दा रखा जाएगा, हत्ता कि ये भी नहीं बताया जाए कि दरख्वास्त मैंने दायर की है। उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया तो मैंने कहा मैं ऑफिस नहीं आ सकती। हमारी मुलाकात मुल्तान में हुई। 2 ऑफिसर थे, मैं उनसे मिलने गई। ऑफिसर्स बहुत अच्छे और ईमानदार थे और मैंने उनके सामने अपने कजन से बात की और सारी बात बमा सबूत ऑफिसर्स के हवाले कर दी। उन्होंने मुझे यकीन दहानी करा दी कि 2 दिन तक वो पकड़ा जाएगा। मैंने इन ऑफिसर से कहा कि वो सारे सबूत मुझे दे देना और जब वो गिरफ्तार हो जाए तो एक आखिरी बार मेरी बात जरूर करवा देना। उन्होंने कहा ठीक है, बात करवा दी जाएगी, मगर सबूत आपको कुछ अरसे बाद दिए जाएंगे। मैं फिर घर वापस लौट आई। 3 दिन बाद वो मेरा कजन FIA साइबर क्राइम सिक्योरिटी के हाथों पकड़ा गया और ऑफिसर्स ने अपने वादे के मुताबिक मेरी उससे बात भी करवाई। मैंने कहा मैंने तो तुमसे बेहद सच्चा प्यार किया और तुम्हारी खातिर अपने शौहर से लड़ती रही। उसने कहा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब सब कुछ तुम्हारे बाप को बताऊंगा। मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, अब तुम उन्हें बताओगे तो उल्टा मैं तुम पर इल्जाम लगाऊंगी और अब की बार मेरी फैमिली मुझे नहीं तुझे नहीं छोड़ेगी। अब कुछ अरसे के लिए सड़ते रहो जेल में, तब तक के लिए मैं अपने शोहर को अपना चुकी होंगी। उसने कहा मैं कुछ नहीं भूलूंगा, मेरा इंतजार करना। उसके बाद ऑफिसर्स ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाओ, हम अच्छी से खिदमत करेंगे उसकी। मैंने कहा कि उसे मारना नहीं, बस कुछ अरसे के लिए जेल में ही बंद रखो उसे। और इसी तरह मैंने खुद को बदनामी से बचाने और अपनी हिफाजत के लिए अपनी ही मोहब्बत को गिरफ्तार करवा दिया। खैर मुझे जो डर था वो खत्म हुआ। अब मेरे कजन का ख्याल तक मेरे जहन से निकल रहा था। अब जो मैंने अपने शोहर के साथ किया था अब मुझे उस पर शदीद पछतावा था। जब भी कभी रात को तन्हा बैठकर अपनी माजी को याद करती थी तो अपने किए पर रोना आ जाता था। सोचती थी कि क्या कसूर था मेरे शोहर का जो मैंने उस पर इतना जुल्म किया। यही उसका कसूर था कि उसने मुझसे प्यार किया और मैंने उसके साथ क्या किया। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस हुई उसने पूरी की। बाप के बाद जिसने मेरी हिफाजत की वो मेरा शोहर था। मेरी सारी नादानियों और कोताहियों पर मेरे शोहर ने पर्दा रखा। यहाँ तक कि उसने ये बात भी अपने माँ बाप को नहीं बताई कि मुझे गोली लगी और मैं मौत के मुंह से लौटा हूँ। जब भी यही ख्याल आता तो सोचती थी कि वाकई मेरा शोहर मर्द है, इतना बड़ा दिल जिगर रखता है और मैंने इस इंसान के साथ क्या किया। खैर अब मुझे अपने शोहर को पाना था, अब उससे मुझे माफी मांगनी थी। मेरा शोहर मुल्तान से कराची चला गया। अब इधर मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। अब कॉलेज भी बंद था। सारा दिन अकेली घर में रहती थी क्योंकि मैं तन्हाई पसंद हूँ और मुझे किसी के साथ भी घुल मिलकर रहना पसंद नहीं। और दूसरी तरफ मुझ पर मेरे ससुराल और मेरी फैमिली, खास तौर पर मेरे माँ और बाप की तरफ से शदीद दबाव बढ़ गया कि तुम्हारा शोहर तुमसे नाराज है क्या कहा तुमने उसे जो वो घर नहीं आया और तुम्हें बच्चा भी नहीं हुआ, क्या मसला है, वगैरह वगैरह। अब मेरी सारी उम्मीदें मेरा शोहर था, जबकि हमारे दरमियान इख्तलाफात अब बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए थे। मेरे शोहर ने एक दिन मुझे फोन करके कहा इंतजार रखना मेरा और जिस दिन आऊंगा अब तलाक के लिए तैयार रहना। जो पहले मैं खुद
खुद तलाक चाहती थी, अब उसके मुंह से तलाक का नाम सुनकर ही मेरा वजूद कांप जाता। मैंने अपने शोहर को वाज़ेह कह दिया कि मुझे तुमसे कोई तलाक नहीं चाहिए, अब मुझे तुमसे कोई अलहदा नहीं कर सकता, अब मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, अब पीछे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ और तुम्हें गोली मारने के जुर्म में अपने कजन को गिरफ्तार करवा चुकी हूँ। हालांकि मैंने अपने शोहर से ब्लैकमेलिंग वाली बात छुपाई रखी, लेकिन हमारी दूरियां मजीद बढ़ती गई। अब तो वो महीने में 2 बार ही फोन करता, जिनमें से एक 5 तारीख को जब वो मुझे पैसा भेजता था। खैर वक्त गुजरता गया, रमजान का महीना आन पहुंचा और मुझे भी उम्मीद की किरण नजर आई कि अब मेरा शोहर ईद पर घर जरूर आएगा। वक्त गुजरता गया, ईद नजदीक आ गई। मेरा बाप भी ईद की छुट्टियां गुजारने घर आया हुआ था। वो भी मुझसे पूछता कि कब आएगा तुम्हारा शोहर। मैं कहती ईद पर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ मेरे शोहर ने ईद पर घर आने से साफ इनकार कर दिया। मेरी लाख मिन्नतें और कोशिशें के बावजूद भी मेरा शोहर घर नहीं आया और यूं हमारी ईद भी तन्हाई में गुजरी। और ईद के बाद मेरी फैमिली का मुझ पर दबाव बढ़ गया कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा शोहर नहीं आया और तुम्हारे दरमियान कौन सी नाराजगी है। मेरे शोहर को गोली लगी थी, ये बात मेरे बाप को पता लग गई और उसने मुझे मारा भी था कि ये क्या किया तुमने। मैं रोने लगी, लेकिन जो मैंने अपने शोहर के साथ किया वो अपने बाप को नहीं बताया और अपने बाप से मिन्नत की कि ये बात और किसी को पता नहीं चले। मेरा बाप मुझसे काफी नाराज हो गया। ईद के बाद मैं काफी बीमार भी हो गई थी, लेकिन मेरा शोहर घर नहीं आया। 1000 कोशिश के बावजूद मैं उसे मना नहीं सकी और वो घर भी नहीं आया हुआ था। खैर वक्त बीत गया, मुझे भी लगा कि शायद उसका गुस्सा वक्ती है और ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अब खो चुकी हूँ अपने शोहर को। हर पल हर घड़ी मैंने उसे याद किया, लेकिन अब मैंने जो उसके साथ किया था शायद यही मेरी सजा थी। ईद उल अज़हा करीब आ गई तो वो घर आने के लिए तैयार हुआ तो मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर भी खुशी लौट आई और मेरा शोहर ईद से 5 दिन पहले घर आ पहुंचा। लेकिन वो मेरे लिए इस बार कुछ भी नहीं लाया था, ना कपड़े और कुछ भी मेरे लिए नहीं लाया था। पहली रात वो वक्ती तौर पर सो गया। मैंने भी उसे कुछ नहीं बोला कि शायद वो सफर की थकावट की वजह से सो गया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मुझे उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने उसे माफी मांगी और उसके सामने रोने लगी कि मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया मुझे माफ कर दो। उसने जवाब दिया, किस चीज की माफी, तुमने क्या किया, तुम क्यों माफी मांग रही हो। मैंने कहा, जो तुम्हारा मुझ पर हक है अब तुम वो हक के साथ ले सकते हो। मैं खुद को तुम्हारे सुपर्द कर रही हूँ, मुझे तुम अपना लो। उसने कहा, अब नहीं, सब खत्म हो गया, अब हमारे दरमियान सिर्फ तलाक ही होगी, अब मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारी नजर में मेरी औकात एक जानवर से भी कम है। तुम्हें याद हो या मैं याद दिलाऊं तुम्हें जो तुमने शादी वाली रात अल्फाज बोले थे। तुम्हारे बोले गए एक एक लफ्ज आज तक मेरे कानों में सदा देते हैं मुझे। मेरी गलती यही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। बस मैंने भी सोचा कि नाराज है, मान जाएगा। अब तो मैं उसके तोहफों के लिए भी तरस गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसे पाने के लिए, लेकिन कामयाब ना हो सकी और ईद गुजर गई। मुझे अब अपनी जिंदगी से सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था और मेरी सारी की सारी कोशिशें दम तोड़ गई। मेरे शोहर ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करूंगा। 2 रास्ते हैं तेरे पास, या तलाक ले लो मुझसे और अपने घर चली जाओ और जिससे मर्जी शादी कर लेना, और दूसरा रास्ता, अगर तुमने मुझसे तलाक नहीं ली तो मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। अब जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। और उसके बाद वो ईद के कोई 2 हफ्तों बाद कराची चला गया। आज हमारी शादी को 1.5 साल से ऊपर का अरसा बीत चुका है। एक ही कमरे में रहने के बावजूद भी हम अजनबी लोगों की तरह रहते हैं, जैसे कोई नामहरम इंसान रहते हो। अब मैं थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, अब मुझ में और हौसला नहीं रहा। अब मैं अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। अब किसी किस्म की भी मुश्किलात से लड़ने के लिए मेरे पास हौसला नहीं रहा। अपना प्यार तो पहले ही गंवा चुकी हूँ। अब आखिरी उम्मीद जो मेरा शोहर था वो उम्मीद भी दम तोड़ गई है, क्योंकि अगर मुझे तलाक हो गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि मेरा शोहर मुझे कबूल कर ले और मुझे तलाक ना दे और मुझे वापस वो तमाम खुशियाँ दे जो वो पहले देता रहा, जो कि तकरीबन नामुमकिन है। और दूसरा रास्ता जो मेरे पास है वो खुदकुशी का है, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं और मैं किसी दिन अपनी जान देकर खुद को बदनामी तलाक से बचाकर खुद को तमाम परेशानियों से आजाद कर दूं। यही एक रास्ता अब मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एक तलाक याफ्ता को हमारा मुआशरा कबूल नहीं करता।